नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आपका खास पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं। खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां एक ओर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा और स्वाधीनता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए सरकार द्वारा जागरूक किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर जनपद रायबरेली के डलमऊ में शिक्षा के मंदिर डलमऊ पब्लिक स्कूल में तिरंगे का अपमान किया जा रहा। स्कूल के शिक्षकों की अगुवाई में बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, लेकिन बच्चों द्वारा अध्यापक के साथ तिरंगे को उल्टा पकड़ना ये कहां तक सही था। यदि शिक्षा के मंदिर में ही बच्चों को देशभक्ति का ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाएंगे तो जरा सोचिए बच्चे कैसे पढ़ लिख कर देश की सेवा करेंगे। डलमऊ पब्लिक स्कूल में तिरंगे का अपमान किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बच्चों ने तिरंगे झंडे को उल्टा पकड़ रखा है। केसरिया रंग को ऊपर रखना पड़ता है और वहीं बीच में आपका सफेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है, लेकिन बच्चों ने तिरंगे झंडे को उल्टा पकड़ रखा है। केसरिया को नीचे कर रखा है, बीच में हरा है, बीच में सफेद है और ऊपर हरा रंग कर रखा है। ये तिरंगे झंडे का अपमान है, ये तिरंगे का अपमान है, देश का अपमान है। बच्चों को ये उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से बच्चे तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब स्कूल के शिक्षक ही इस तरह से बच्चों को उल्टा पाठ पढ़ाएंगे तो सोचिए जरा देश के बच्चे आखिर क्या सीखेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने निर्मला पासवान को उम्मीदवार बनाया है। एमएलसी चुनाव के लिए निर्मला को घोषित किया गया है प्रत्याशी। 30 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं निर्मला पासवान, जिन्हें एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने एमएलसी उपचुनाव में प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाली महिला मोर्चा की नेता निर्मला पासवान को उम्मीदवार बनाया है। निर्मला ने 2012 में सोरांव से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी। उन पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और विधान परिषद उपचुनाव का टिकट दिया है। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने अपने और परिजनों पर हो रही पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मेरे लिए एक पुरस्कार है। उन्होंने कहा कि 40 से 45 साल जिस पथ पर चला उसी का ये पुरस्कार है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उस पथ पर चलने वालों को यही पुरस्कार मिलेगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुजरात और यूपी मॉडल पर भी अफजाल अंसारी बोले। उन्होंने कहा कि किसी भी मॉडल का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, किसी भी मॉडल का निर्धारण उसके काम से होता है। अब क्या मॉडल है, कैसे मॉडल है, वो तो मॉडल किसी भी मॉडल के लिए कोई अच्छाई और बुराई का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। गुजरात मॉडल कितना सफल है या कोई दूसरा मॉडल कितना सफल है, जिससे पब्लिक को राहत मिलती है, जिससे पब्लिक का हित होता है, रोजी रोटी की समस्या हल होती है। जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य, आगे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कैसे रोजगार, कितने हैं जो ओवर एज हो गए। माँ बाप ने जीवन की सारी कमाई लगा दी कि हम पढ़ा लेंगे अपना एक बेटा भी, अगर हमारा कहीं नौकरी पा जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में
अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर आर्या न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि स्कूल में पानी भर जाने से बच्चे उसमें खेलते और जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे थे। इस खबर को पुख्ता तौर पर दिखाया है आर्या न्यूज ने, जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर नितिन बंसल ने प्रकरण की जांच कराई। हालांकि अभी क्या सच है और क्या झूठ अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आर्या न्यूज की खबर का ये असर हुआ है, जिससे प्रतापगढ़ में विद्यालय में जो बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और उस शिक्षा के मंदिर में पानी भरे होने के कारण बच्चे उससे जूझ रहे थे और वहां के अधिकारी कर्मचारी इससे बेपरवाह बने हुए थे। वहीं पर जब आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने मामले का संज्ञान लिया है और तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चे पानी में कूद रहे हैं, वो विद्यालय सन 2000 में बना हुआ है। उसके सामने एक 3 फीट ऊंची सड़क है और लगभग 3 फीट की ऊंचाई में डिग्री कॉलेज 3 तरफ से बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यालय गहराई में होने के कारण वहाँ पे जल भराव हो रहा है और जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे ये वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ के शिक्षण कार्य प्रभावित है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ के शिक्षक के द्वारा 27 जून को ही, चूंकि उसमें इस तरह की समस्या आ सकती है, जल भराव हो सकता है, क्योंकि बाकी अगल बगल के का एरिया ऊपर होने से ये समस्या आ सकती है, तो शिक्षक ने बीईओ से अनुमति लेके वहाँ के बच्चों का शिक्षण कार्य पड़ोस के लगभग 500 मीटर दूर विद्यालय बहेलियापुर में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे उनका शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से चल रहा है। जो बच्चे उसमें खेलते हुए या कूदते हुए दिख रहे हैं वो उस विद्यालय के नहीं हैं, वे वहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो बच्चे हैं। जल भराव कैसे हुआ ये एक जांच का विषय है, जिसके लिए हमने 2 सदस्यीय समिति बनाई है जो इसकी जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट देगी, उस पर आगे कार्रवाई होगी और फिलहाल हम जल निकासी के लिए भी प्रयास कर। और इस बीच आप सभी दर्शकों को एक बड़ी और अहम खबर बता दें, गिरफ्तार हो सकते हैं संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। 2 घंटे से ईडी की टीम घर में मौजूद है, लगातार छापेमारी की जा रही है। संजय राउत ने ईडी कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मर भी जाऊं लेकिन समर्पण नहीं करूंगा। आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का सामना कर रहे संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। आज सुबह ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंच गए, उनके घर पर ही पूछताछ जारी है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं, बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है। मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को झूठी कार्रवाई बताया और कहा कि झूठे सबूत हैं। मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, जहां पर शिवसेना के सांसद संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं ईडी, और सुबह से ही छापेमारी लगातार जारी है। ईडी की टीम संजय राउत के घर पर मौजूद है, लगातार छापेमारी कार्रवाई जारी है। 2 घंटे से ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। पात्रा चौल घोटाले में आरोपी हैं संजय राउत। जिला कारागार मिर्जापुर में लॉयंस क्लब के सहयोग से आंख के परीक्षण का निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में नेत्र विशेषज्ञ की टीम ने कैदियों की आंखों का परीक्षण किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप समय समय पर बंदियों के आंखों का जांच और उपचार किया जाता है। इसी क्रम में आज लॉयंस क्लब के सहयोग से एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 50 बंदियों की आंखों का परीक्षण किया गया। जिन बंदियों को चश्मे की जरूरत है, क्लब के द्वारा जल्द ही उन्हें निशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप जो है समय समय पे ऐसे चेकअप कैंप जेल में आयोजित किए जाते रहते हैं। आज 50 बंदियों का जो है नेत्रों का और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने का उद्देश्य है।
तो कैसे आप लोगों को जानकारी हुआ कि इन लोगों का खराब है, कैसे शिकायतें आती हैं? मेरे द्वारा प्रति सप्ताह जो है बंदियों के बीच भ्रमण करके उनकी समस्याएं एक एक करके पूछी जाती हैं और इस दौरान ये प्रकाश में आया कि काफ़ी बड़ी संख्या में बंदी ऐसे हैं जिनको या तो चश्मे की आवश्यकता है या उनके आंखों में छोटी मोटी समस्याएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में बंदियों को बाहर भेजने पे उनकी सुरक्षा के लिए जो है चैलेंज उत्पन्न होता है और पुलिस गार्ड की भी समस्या रहती है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि कैंप लगाकर उनकी समस्याओं को। तो वहीं मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट असहाय और निर्धनों को छत मुहैया कराने का अब उन्हीं बेघरों के लिए जान का दुश्मन बन गया। शनिवार को मिल एरिया थाना क्षेत्र के पीछे बनी हुई कांशीराम कॉलोनी में बारिश के दौरान एक छज्जा गिर गया। गनीमत ये रही कि उसके नीचे कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहां अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे गरीबों ने इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बारिश हो रही थी, हल्की सी बारिश हुई, छज्जा ये बहुत जर्जर था, इसी कारण ये छज्जा गिर गया। अच्छा, अगर छज्जों की बात की जाए तो नीचे भी छज्जा है, वो भी जर्जर स्थिति में, ज्यादातर यहाँ छज्जे जर्जर स्थिति में है। कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, यहाँ के आला अधिकारी हैं, जिनको कई बार छज्जे कॉलोनी के उनको बताया भी गया, एप्लीकेशनें भी दी गई, लेकिन कभी कोई मामला कहाँ बन जाएगा आशीर्वाद और आश्वासन दिया करते हैं। पूरी कॉलोनी जर्जर स्थिति में है, बहुत डर के साए में लोग जी रहे हैं यहाँ। कौन? पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र अंतर्गत रोरावर इलाके का है, जहां लोन कराने का झांसा देकर युवक द्वारा दर्जनों महिलाओं से 25,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। महिलाओं का कहना है कि आरोपी युवक ने महिलाओं से पैसे की ठगी की है, कई रुपए ठग लिए हैं। 2,50,000 लगभग महिलाओं से इस युवक ने ठगे हैं। हालांकि 25,000 पहले ले लिए थे और उसके बाद 2,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। उसके बाद अब तक कोई काम नहीं करा रहा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज दर्जनों महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिकायत ये थी कि एक श्रवण योगेश नाम का जो बंदा है वो लेडियों से लोन के नाम पर ठगी करके 2.5 लाख रुपए की लेकर चला गया है। अच्छा। अब उसको कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा और तरह तरह की बातें कर रहा है। क्या बोला था उसने? जो उसने बोला था कि नरेंद्र मोदी की तरफ से योजनाएं निकली हैं, उनका आपको लाभ मिलेगा, आप जो है पैन कार्ड आधार कार्ड के हिसाब से आपको लोन मिल सकता है। तो इस चक्कर में लेडियों ने, जिसमें से 3 लेडियों ने तो कुंडल रखकर उसको पैसे दिए हैं और आज जो है एक लेडीज ने ब्याज पर लेकर दिए हैं और अब लोन को काफी टाइम हो गया, ना ही तो लोन मिल रहा है ना। कितनी महिलाएं हैं जिससे पैसे गए? हमारे 20-25 लेडियां हैं हमारी। कितने रुपए लिए थे उनसे? किसी से 20,000, किसी से 15, किसी से 35, इस तरह से उन्होंने सबसे पैसे लिए। कितना समय हो गया इस बात को? हो गया लगभग 1 महीना हो गया। शिकायत ये शख्स आए थे हमारे पास बैंक के बन के हम बैंक से आए हुए हैं, लोन करेंगे। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद फॉर्म भर के हमसे पैसे लिए कि आपके फॉर्म भरने आया, मुझे पैसे दे दो। कितने रुपए लिए? मुझसे 6,700 रुपए लिए थे और मैंने अपनी तोड़ियाँ बेच के जब उनको पैसे दिए तो अब उन्होंने जो है ना ही तो लोन पास की और अब फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। तो कितनी महिलाएं हैं आप जो जिनके साथ फ्रॉड किया है? जी हमारे गली की ऐसी लगभग 20-25 औरतें हैं जिनसे पैसे लेके गए। सबसे पैसे लिए हैं? जी, उन्होंने बैंक का बताया था हमें। 2,000 किसी पे तो 5,000। हाँ, मैं तो अपनी तोड़ियाँ बेच के पैसे दिए थे, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने। रायबरेली जिले की मुख्य आय का स्रोत कृषि है। धान और गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। 1 हफ्ते पहले तक बारिश न होने से धान की खेती पिछड़ रही थी। किसान निराश थे। अचानक 25 जुलाई से इंद्र भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई कि खेत पानी से भर गए। पानी बरसते ही खेतों में धान की रोपाई का काम शुरू हो गया और अब लगभग समाप्ति की ओर है। कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक जिले में 80 से 85% तक धान की रोपाई का काम पूरा हो गया है। बारिश अभी भी लगातार जारी है, लिहाजा बचा हुआ रकबा अगले 2 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा। उधर बारिश न होने से किसानों के उदास चेहरे खिल उठे हैं। जिले भर में इस समय किसी भी खेत में कजरी और लोकगीत गाती महिलाओं का झुंड धान की रोपाई करते देखा जा सकता है।
बारिश की बहुत दिक्कत थी। अब जब टेबल नहीं चल रहा था, पानी नहीं मिल रहा तो बारिश हुआ तो हल्का टेबल चलवाया और बारिश हुआ तो धान लगने लगा। अच्छा, तो कितना धान लगा दिया जब से बारिश हुई? जब से बारिश हुई कम से कम 10-15 बीघा तो जरूर लग गया। अच्छा, आप लोग बड़ी मस्ती में लगाती हैं, गाना वाना भी गाती हैं? हाँ, जो नावा तो गाई थे, नहीं आवता तो भाई बाप लगाई थे ही में चुपाई मार के। घाम लागत तो नहीं गए, छा रहा तो गाई थे। बारिश जी हाँ, जहाँ तक धान की बात है और बारिश की बात है तो क्योंकि धान जो है वो मुख्यतः बारिश पर आधारित है, सिंचाई की ज़रूरत अधिक पड़ती है, पानी की ज़रूरत अधिक पड़ती है। ऐसे में इस समय की अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 85% जो लक्ष्य था वो किसान भाइयों ने अपनी रोपाई का कार्य करके पूरा कर लिया है और जो हमारे 10 से 15% का जो क्षेत्र रह गया है वो आशा है कि हफ्ते भर में वो जो है किसान भाई पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये जो बारिश हुई है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस बारिश की प्रतीक्षा हमारे किसान भाई काफ़ी समय से कर रहे थे और उसी वजह से वो धान की रोपाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये बारिश जो है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस बारिश के हो जाने से हमारे किसान भाइयों के अंदर उत्साह है और वो उत्साह और लगन के साथ जो है अपना धान का जो रोपाई का कार्य है वो पूरा। ऊंचा और कोतवाली क्षेत्र के समरीरान तिराहे के पास लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बाइक से गुजर रहे 2 युवकों पर अचानक पेड़ गिर गया, जिसके कारण बाइक के 2 टुकड़े हो गए। घटना में बाइक सवार दोनों युवक घायल बताए जा रहे, जिन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं पेड़ गिरने की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों ने पेड़ को रास्ते से हटवाया, तब जाकर आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो सका। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने मरीज की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। दरअसल एक स्टाफ नर्स की ही डिलीवरी होनी थी, वो लेबर पेन की वजह से भर्ती हुई थी और उसका ऑपरेशन किए जाने की सलाह डॉक्टर ने दे दी। उसके बाद उसे ओटी ऑपरेशन की तैयारियों में लगाया गया। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर मरीज सहित अन्य स्टाफ नर्स पर भड़क उठे और अभद्रता करने लगे। इसके बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में तड़पता हुआ छोड़कर भाग निकले और ऐसे में मरीज की जिंदगी आफत में पड़ गई। ऑपरेशन थिएटर में तैनात स्टाफ नर्स और अन्य डॉक्टर इस सोच में पड़ गए कि आखिर अब इस मरीज के साथ क्या होगा, कैसे इसकी डिलीवरी होगी और कैसे इसका ऑपरेशन होगा। ऐसी चौंका देने वाली तस्वीर एक भगवान स्वरूप डॉक्टर के लिए बेहद शर्मनाक है। लोगों का भरोसा ऐसी तस्वीरों के सामने टूटता नजर आता है। आज मेरे साथ ऐसा था कि मैं यहाँ पे लेबर पेन के साथ एडमिट हुई थी और लेबर पेन के साथ जब मैं एडमिट हुई तो उसके बाद लेबर पेन प्रोग्रेस में हुआ तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि हम LSCS करवा लें या ऑपरेशन की सलाह दी। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, वहाँ पे सब कुछ सेटअप था। हमारे साथ 2 स्टाफ और थे जो कि लेबर रूम के थे, तो वो भी हमारे साथ वहाँ पे चले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट थे जो बेहोशी के इंजेक्शन देते हैं, तो उन्होंने बोला सिस्टर आप बाहर चले जाइए, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका था वो अच्छा नहीं था। यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद मैं लेबर पेन में थी, लेबर टेबल में भी थी, तो उन्होंने ये बोला कि मैं बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दूंगा और वो अपने ग्लव्स निकाल के कुछ बोलते हुए। एक्चुअली जो प्रकरण आप बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आया है कि एक एनेस्थेटिस्ट द्वारा एक पेशेंट जो कि स्टाफ नर्स भी थी, उनका ऑपरेशन करने के एनेस्थेसिया लगाने के लिए कुछ विरोध किया गया है। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया और इसमें एक एग्जेम्पलरी कार्रवाई करी जाएगी, इसका मैं आश्वासन। तो वहीं हरदोई में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां फर्रुखाबाद घटिया घाट पर जल भरने जा रहे कांवड़ियों के वाहन में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से लगभग 1 दर्जन कांवड़िये घायल हो गए। तो वहीं एक कांवड़िये की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना शाहबाद के ग्राम नगला लोथू के कुछ कांवड़िया ट्रैक्टर से जा रहे थे फर्रुखाबाद में घटिया घाट जल भरने के लिए। ये पाली शाहबाद रोड पे एक गांव पड़ता है गोहरा, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है
एक्सीडेंट एक रोडवेज से हुआ है। रोडवेज जो है फर्रुखाबाद से आ रही थी, जो पाली होके आ रही थी, और इसमें कुल 9 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और एक कांवड़िया की मृत्यु हुई है जिनका नाम अंकित गुप्ता है। ये ग्राम नगला लोथू के रहने वाले हैं। इनकी उम्र करीब 20 वर्ष है। अगली खबर औरैया से है, जहां सभासद को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि फफूंद नगर पंचायत से सभासद को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं सभासद के पास से लगभग 5 लाख रुपए से अधिक कीमत की चरस बरामद की गई। ये पूरा मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है। तो वहीं अगली खबर सीतापुर से है, जहां तहसील कार्यालय मिश्रित में परिसर के बाहर जल निकासी के लिए नाले की व्यवस्था न होने के कारण थोड़ी सी बरसात होते ही तहसील का मुख्य गेट, अपर तहसीलदार न्यायालय, उप निबंधन कार्यालय सहित समूचा परिसर तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को तहसील के अंदर आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगली खबर जनपद मथुरा से है, जहां जनपद मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने गृह कलेश के चलते आत्मदाह करने का प्रयास किया। आनन फानन में कार्यालय पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को पकड़कर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि महिला के पति द्वारा महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और शिकायत करने के बाद भी महिला की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान महिला को पकड़ लिया गया और समझा बुझाकर उसे आश्वासन दिया गया है कि न्याय जरूर मिलेगा। डोली नाम की महिला है, बलदेव थाना की रहने वाली है। इनका ये कहना था कि मेरे घर वालों ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे पति ने मेरे को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। इनका ये कहना था कि मेरे सास ससुर मेरे को घर में नहीं रखने दे रहे, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ जी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर हैं। वो अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाएंगे, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।